Hello, students. Welcome to Physics Ki Pathshala, and this is the part 2 of chapter 2, Motion in a Straight Line. So, in this particular video, as you must have seen the thumbnail, we are going to discuss free fall, which is called motion under gravity. So, let us see what is the free fall. So, free fall basically क्या होता है? An object released near the surface of the earth is accelerated downwards towards the center of the earth. जब भी आप अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं किसी हाइट से, तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ का मतलब है, वैसे तो स्पेस में कुछ ऊपर नीचे बोल के होता नहीं है, कुछ लेफ्ट राइट होता नहीं है, इट्स ऑल रिलेटिव। पर नीचे की तरफ यहाँ पे मीनिंग है कि हाइट पे जब वो है तो नीचे की तरफ आने का मतलब है कि सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ आने का। And it applies to any other planet, not necessarily Earth. For any other planet, the same rule goes. Obviously, the acceleration जिससे वो नीचे आएगा for different planets, it will be different because सभी planets की gravity अलग-अलग है. The magnitude of the acceleration due to gravity. So gravity is a force which is trying to take the body down towards the center of the planet. तो जब भी फोर्स लगती है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, राइट? तो इस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट होता है जी सिंबल से, स्मॉल जी सिंबल से। याद कीजिए, कैपिटल जी जो सिंबल है वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए यूज होता है, जो हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में आता है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन वो जो कैपिटल जी है, वो कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, वो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी नहीं करता। लेकिन हमारा जो स्मॉल जी है वो हर प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करेगा, क्योंकि हर प्लैनेट का मास अलग है, हर प्लैनेट का रेडियस अलग है। ठीक है? अगर एयर रेजिस्टेंस, जो कि ऑब्वियसली एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जा सके, तो आप कहेंगे नेग्लेक्ट कैसे कर दें, हम जब है तो कैसे नेग्लेक्ट कर दें? बट किसी भी चीज को नेग्लेक्ट तभी किया जा सकता है जब वो हमारे एरर लिमिट्स के विद इन लाई करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा कई किलोमीटर के हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ, जहां पे एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली अवेलेबल है, तो वो जो एयर की इतनी सारी लेयर्स को पेनिट्रेट करता हुआ ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो उसमें आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हाइट्स बहुत स्मॉल है, and when I say small, it means I say a height of even 200 meters is even small. A height of even roughly 850 meters, which is the height of the tallest building on earth, right? Burj Khalifa. वो वाला हाइट भी मैं स्मॉल बोलूंगा, लेकिन किससे कंपैरिजन में बोल रहा हूँ? कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। In such cases, the air resistance can be safely neglected because the distance through which the body is falling is negligible as compared to the radius of the earth, because radius पे dependence है gravity का। So then एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया हमने ऐसे केस में, और ऐसे सिचुएशन को हम फ्री फॉल बोलेंगे। याद रखिए, फ्री फॉल में हम कभी भी बॉडी को नीचे थ्रो नहीं करते हैं, हम बॉडी को एक पॉइंट से ड्रॉप कर देते हैं। तो जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा और ये मेरे दूसरे पाम पे आके गिरा, तो ये जो मैंने इसको ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी हमेशा टॉप पॉइंट। तो जब ये नीचे फॉल कर रहा है, ये किस एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा है? उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और इस सिचुएशन को बोलेंगे हम फ्री फॉल। When the height through which the object falls is small as compared to the Earth's radius, जो पॉइंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, then g is taken to be practically constant. तो g की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जब हम एक बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाते हैं, विच इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तब मेरा जी एनी मोर फिक्स्ड नहीं रहता। ठीक है? तो जी मेरा अगर फिक्स्ड नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा जी को हम कांस्टेंट नहीं ले सकते थ्रू आउट द मोशन। पर स्मॉलर हाइट्स के लिए हम जी को कांस्टेंट ले सकते हैं, और अर्थ के लिए ये वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप नाइन्थ क्लास का भूल गए हैं, तो नाइन्थ क्लास में ये था कि ये वैल्यू निकलती भी कैसे है। ये स्मॉल जी की वैल्यू होती है कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर।
where this is universal gravitational constant 6.6 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस भी प्लैनेट का आप जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का मास है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम और रेडियस का स्क्वायर, तो जो रेडियस की वैल्यू है वो है 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर्स, या फिर हम इसे 6400 किलोमीटर्स के टर्म्स में ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके जी की वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। ये कैलकुलेशन क्लास 9th में है। तो आई होप आप ये अगर नहीं भूले हैं तो जाके एक बार, भूल चुके हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फंडामेंटल्स हमेशा जूनियर क्लासेस से ब्रश अप कर लिया कीजिए, तो उससे थोड़ा बेटर रहता है। एनीवे, thus free fall is a case of uniform acceleration. So जो हमारा free fall है वो एक uniform acceleration का केस है। throughout the motion acceleration uniform रहेगा। कन्वेंशन के हिसाब से हम डाउनवर्ड मोशन जब है फ्री फॉल में तो हम एक्सेलरेशन को प्लस जी लेते हैं, और जब बॉडी का अपवर्ड मोशन है, अब अपवर्ड मोशन कैसे होगा? अपवर्ड मोशन ऑब्वियसली वो फ्री फॉल नहीं है, अपवर्ड मोशन तो उसे आप करवाओगे। आप जब किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करोगे, मैं साइड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बाद हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। आप जब किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर थ्रो करते हो तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन करता है, तो उस केस में जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हो उसे आप माइनस जी लेते हो, बिकॉज फोर्स एक्ट कर रही है नीचे और बॉडी का मोशन हो रहा है ऊपर, इसलिए एक्सेलरेशन को माइनस जी लेते हैं। और डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि फोर्स भी नीचे एक्ट कर रही है और मोशन भी नीचे हो रहा है, सो एक्सेलरेशन इज प्लस जी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो सबसे पहले एक लेवल ग्राउंड बनाते हैं, यहां से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं। तो इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप से एक पर्सन खड़ा है, उसने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, राइट। और ये जो थ्रो की स्पीड है, तो ये इनिशियल स्पीड इसकी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, थ्रो की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये जो थ्रो वाला पॉइंट है जहां से इसने इसको थ्रो किया है, इसे मैं पॉइंट ए कह दूं। तो ऑब्वियसली जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड होगी कम, बिकॉज इसको ग्रेविटी हमेशा नीचे खींच रही है और आपने इसे ऊपर थ्रो किया है, तो ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड कम होगी। तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, तो सपोज इस हाईएस्ट पॉइंट को मैं कहूंगा बी, यहां जाके इसकी स्पीड हो जाएगी 0। तो इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। और मान लीजिए कि इस ए बी डिस्टेंस को मैंने कह दिया x। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, हाउ हाई द बॉल विल राइज। तो बेसिकली आपसे x पूछ रहा है कितना है, कि ये कितना राइज करेगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इलैप्स बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो मान लीजिए बॉल को जब आपने हाथ से थ्रो किया बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर, उस वक्त आपने घड़ी चालू की और टाइम t0 था। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बॉल आपके हाथ से ऊपर टॉप पॉइंट तक गया और उसके बाद वो नीचे एकदम जमीन पे आके गिरेगा। ठीक है, आपने उसे वापस कैच नहीं कर लिया, वो जमीन पे आके बॉल गिरेगा। तो ये जो टाइम इलैप्स्ड हुआ ऊपर जाने का और टोटल नीचे आने का, ये टाइम कितना इलैप्स्ड हुआ पूरे मोशन में। तो शुरू करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आप मोशन ऑफ ए बी, इस ए बी पाथ का मोशन देखिए, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। आपका इनिशियल स्पीड है इसमें 20 मीटर पर सेकेंड, और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, उसने हमें छूट दी हुई है कि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले सकते हैं। मतलब अर्थ की सिचुएशन है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस में गिवन होता है कि हमें 9.8 को 10 लेने की छूट है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। बट अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप खुद से लेने की आपको आजादी नहीं होती, आप खुद से उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गिवन है, तो जी है 10। लेकिन अभी हमने क्या सीखा, अपवर्ड मोशन है, ये ए से बी का अपवर्ड मोशन है।
तो ये जो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, जी की वैल्यू होगी, इसे आप -10 लेंगे। रीजन मैंने डिस्कस कर दिया क्यों। ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पे, एट पॉइंट बी विच इज हाईएस्ट पॉइंट, द फाइनल वेलोसिटी इज 0। ठीक है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये हमने लगा दिया यहाँ। इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। v की वैल्यू 0, 0 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू डिस्टेंस कितना कवर किया है, x। तो ये हो गया -400 अपॉन -20, माइनस माइनस कैंसिल, प्रिटी सिंपल कैलकुलेशन, x इक्वल टू 20 मीटर्स। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक। अब बढ़ते हैं दूसरे आंसर की तरफ। अब सबसे पहले तो आपको बोला है कि कितना टाइम इलैप्स्ड हुआ है, तो सबसे पहले तो आप टाइम वो वाला निकालिए कि ए से बी जाने में टाइम कितना लगा है। ठीक है। सो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, लेट सपोज आप इसे कह दीजिए t1। तो अब आप लगाइए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या है, 0। u की वैल्यू क्या है, 20, प्लस एक्सेलरेशन आप क्या लेंगे, -10 टाइम्स t1। तो 10 t1 इज इक्वल्स टू 20। अगेन pretty simple calculation, t1 comes out to be 2 seconds। तो ऊपर जाने का टाइम आपको मिल गया। ठीक है, कि 2 सेकेंड्स बॉल ने लगाए ए से बी जाने में। अब नीचे की बात करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा ये वाला पोर्शन रब कर देता हूं ताकि थोड़ा जगह मिल जाए, एक क्वेश्चन एक ही पेज पे सॉल्व हो जाए। हाँ, अब देखो, जब ये नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है, ये बॉल बी से सीधा नीचे जमीन पे आके गिरेगा। तो जमीन पे जब ये गिरा तो ये बॉटम वाला पॉइंट है सी। तो अब हमें ये देखना है कि ये बी से सी ये डिस्टेंस कितना हुआ। बी सी ये डिस्टेंस हो गया बी ए प्लस ए सी। बी ए हम निकाल चुके हैं जो कि एक्स के बराबर है 20 मीटर, और ए सी कितना है, बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर। सो ये हो गया 45 मीटर। तो अब मुझे निकालना है टाइम कितना लगा है बी से सी आने में। इसको मैं कह देता हूं T2। तो अब मैं इक्वेशन लगाऊंगा S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए चांस की बात है, तीनों इक्वेशंस का इस्तेमाल हुआ है। ये थर्ड वाला, ये फर्स्ट वाला, और अब ये सेकंड वाला भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो बड़ा कंप्लीट क्वेश्चन है इन इट्स ओन सेंस। अब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप सोच के देखिए, जब ये बॉडी बी से सी फॉल करेगी तो क्या बी पे इसकी कोई स्पीड थी, नहीं। बी पॉइंट पे हाईएस्ट स्पीड इसकी 0 थी, और वहां से अब ये सिचुएशन क्या है, फ्री फॉल की सिचुएशन है। तो यहां पर आपके u की वैल्यू होगी 0, और एक्सेलरेशन अब आप क्या लेंगे, +10। डाउनवर्ड मोशन है। ठीक है, और टाइम हमें निकालना है, और s हमें पता चल चुका है। टोटल जो s ये कवर कर रहा है b से c वो है 45 मीटर्स। तो ये हो गया आपका 45 इज इक्वल्स टू 0 इंटू T2। तो ये टर्म हमारा वैसे भी नहीं रहा, 0 इंटू T2, ये तो 0 बन जाएगा, इंटू हाफ इंटू 10 इंटू T2 का स्क्वायर। ये कट गया, आ गया 5 आपके पास। तो ये हो गया 5 T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। सो T2 स्क्वायर इज 9। सो T2 आ गया 3 seconds। So therefore our final answer is total time elapsed, जो हमसे पूछा गया है, बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब बॉल को रिलीज करने से लेके बॉल को जमीन पे गिरने तक टोटल टाइम इलैप्स्ड। ए से बी जाने में टाइम लगा है 2 seconds T1,
और बी से बिल्कुल ग्राउंड पे सी तक आने में लगा है 3 सेकेंड्स, तो ये आपका हो गया 2 + 3, 5 सेकेंड्स इज द आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ठीक है, तो पॉज करके इसको ध्यान से देखिएगा, खुद लिख के एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये। द डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब किसी भी बॉडी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस बराबर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, वो इंटरवल ऑफ टाइम आप कुछ भी चूज कर सकते हैं लेकिन वो बराबर होने चाहिए, बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम वेस्ट। फॉलिंग फ्रॉम वेस्ट मतलब यहाँ पे बात फ्री फॉल की हो रही है। ये पूरा वीडियो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल पे ही बेस्ड है, तभी इस वीडियो को मैंने चैप्टर 2 का पार्ट 2 अलग से बनाया है। ठीक है, इसको मैंने काइनेमेटिक्स के फर्स्ट पार्ट के साथ मिक्स नहीं किया, वो चैप्टर का पार्ट 1 है, उसको पहले देखकर फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो ये जो डिस्टेंसेस कवर्ड हैं, ये डिस्टेंसेस कवर्ड, इनका रेशियो एक दूसरे के साथ है, ये ऑड नंबर्स का रेशियो 1:3:5:7। अब आप इसे कोइंसिडेंस कह लीजिए या लॉ ऑफ नेचर कह लीजिए, दैट्स हाउ द थिंग्स आर। तो अब इसका एक बड़ा एलिगेंट प्रूफ हम करेंगे, मतलब इसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेशन से प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ ये ऑड नंबर्स में आता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए, सबसे पहले मुझे फ्री फॉल करवाना है तो मुझे एक बॉडी को एक सर्टेन हाइट एच पे कंसिडर करना होगा। तो मैं ये लेता हूं ग्राउंड लेवल, और यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, और इसका ऑलरेडी मैं कहता हूं कि ये हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड पे हेल्ड है। ठीक, अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी इनिशियल स्पीड, ये इसका टॉप पॉइंट है, यहां पे इसकी इनिशियल स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब सारा मोशन डाउनवर्ड ही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा पॉजिटिव में। ठीक है, उसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अब मैं ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इन्होंने बोला है इक्वल लेने के लिए, गैलीलियो ने बोला है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेने के लिए, तो मैं अपनी कैलकुलेशन को सिंपलेस्ट रखने के लिए मैं इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को 1 सेकेंड ले लेता हूँ। मतलब जो इंटरवल्स में ले रहा हूँ वो 1 1 सेकेंड के इंटरवल ले रहा हूँ। मतलब यहां से 1 सेकेंड का इंटरवल जितना आया, फिर 1 सेकेंड का इंटरवल जितना भी आएगा, फिर 1 सेकेंड का इंटरवल जितना भी आएगा, उस हिसाब से। तो ये जो डिस्टेंसेस कवर होंगे हर एक एक सेकेंड में, इन डिस्टेंसेस का रेशियो है 1:3:5:7। ये प्रूव करना है। सो द प्रॉब्लम शुड बी क्लियर इन द माइंड फर्स्ट, कि हम प्रॉब्लम क्या डील कर रहे हैं, तो ही उसका सॉल्यूशन हम समझ सकते हैं ठीक से। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहला टाइम इंटरवल लेता हूं T1, विच इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं ये निकालने की कोशिश पहले करूंगा कि 1 सेकेंड में ये कितना नीचे आया। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड S1 इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U कितना है 0 इंटू T1 प्लस हाफ A। एक्सेलरेशन कितना लेना है 9.8, कुछ नहीं यहाँ पे गिवन नहीं है तो खुद से हम 10 नहीं लेंगे, 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4.9 मीटर्स। That means after the elapsed of 1 second, the body has come, चाहे वो किसी भी हाइट पे हो, एच तो मैंने जनरल हाइट लिया है ना, किसी भी हाइट पे हो, ड्रॉप करने के बाद पहले 1 सेकंड में बॉडी 4.9 मीटर नीचे आती है। तो आप ये अर्थ के लिए यूनिवर्सल फैक्ट ही मान लीजिए, क्योंकि अर्थ के लिए 9.8 ही रहती है वैल्यू। तो ये 1 सेकंड इलैप्स होने पे ये 4.9 मीटर आ गई। इसको मैं थोड़ा सा स्केल में छोटा बना लेता हूं, क्योंकि इसके आगे वाले जो वैल्यूज होंगे ये इससे ज्यादा होंगे, तो कहीं पे आपको डायग्राम डिसप्रोपोर्शनेट ना लगे। ये 4.9 मीटर आ गया, 1 सेकंड बीत चुका है। अब इतना तो मानेंगे कि, तो यहाँ पे टाइम कितना बीत चुका है, यहाँ पे 1 सेकंड हो चुका है, यहाँ पे टाइम 0 था।
तो मैं साथ साथ उसी लेवल पे टाइम भी लिखता जा रहा हूं, और डिस्टेंस कितना कवर हो गया वो तो लिख ही रहा हूं। अब साथ साथ आप देखिए, मैं इसकी स्पीड भी लिखता हूं कि इसकी इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी। तो मान लीजिए इसको मैं पॉइंट ओ कह दूं, पॉइंट ओ, इसको पॉइंट ए कह दूं। सो नाउ स्पीड एट पॉइंट ए, सो वी ए इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए इंटू टी। सो स्पीड एट पॉइंट ए इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट से एक्सेलरेट होते हुए नीचे आ गई है, तो ए पॉइंट पे आके उसकी स्पीड कितनी हो गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे v कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखिएगा, जो मैं अगला सेकंड लूंगा, द नेक्स्ट सेकंड आई विल टेक, नेक्स्ट इंटरवल ऑफ 1 सेकंड, उसके लिए इनिशियल स्पीड ये वाली कहलाएगी, ये 9.8 जो निकल के आई है, ये इनिशियल स्पीड कहलाएगी। सो दिस विल बी माय initial speed for next 1 second इंटरवल। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में देखिए आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 1 सेकंड मोशन, इसमें आपका इनिशियल स्पीड को मैं ले लूंगा 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अब मैं 1 सेकंड ही कर रहा हूं, तो दैट मीन्स जो मेरा टाइम इलैप्स्ड होगा T2, वो होगा 1 सेकंड, और जी की वैल्यू तो 10 में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ही। तो यहां से मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस का वर्ग निकालते हैं, S2, it will be ut, that is 9.8 into 1 plus half a into t का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहां पे टाइम को आप 2 सेकंड्स मत ले लीजिएगा, 2 सेकंड्स तो स्टार्टिंग से हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ वो वाला अब ले रहे हैं कि ए से अब ये अगले सेकंड में कितना नीचे आएगा। तो मान लीजिए ए से नेक्स्ट 1 सेकंड में ये यहां पहुंच गया, तो ये है बी, पॉइंट बी। तो ये हो गया आपका टाइम 2 सेकेंड्स। नाउ दिस इज 2 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट, ठीक। पर ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल तो 1 सेकेंड का ही हुआ ना, और ये वाला डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं अभी, ये वाला डिस्टेंस ए बी हम निकाल रहे हैं अभी। दिस इज माई ए बी। ये जो मेरा निकला था ये था ओ ए, 4.9 मीटर। तो ये कितना हो गया मेरा, S2 इज इक्वल्स टू 9.8 प्लस 4.9। अब आप इसे लिख सकते हैं 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 9.8 4.9 का डबल होता है। तो 9.8 प्लस 4.9 इज 4.9 इंटू 3 मीटर्स। दिस इज माई S2, दैट इज 3 इंटू 4.9 मीटर्स। मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं वो रेशियो आपको दिखाना चाहता हूं कि रेशियो क्या आ रहा है। अब मुझे निकालना है कि पॉइंट बी पे स्पीड कितनी है। तो ये मेरा VA था, अब मैं निकालूंगा VB, बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है। बी पॉइंट पे स्पीड हो जाएगी U प्लस ए टी। इसके लिए U कितना है, जो स्पीड ए पे थी, U प्लस ए इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये V भी आ गया, ठीक। अब अगला
1 सेकंड का इंटरवल लेंगे। नेक्स्ट 1 सेकंड इंटरवल, तो मान लीजिए नेक्स्ट 1 सेकंड के इंटरवल में तो हमने ये निकाल लिया, कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 3 इंटू 4.9 मीटर्स। और अगले 1 सेकंड के इंटरवल में ये पॉइंट बी से सी आ गया। अभी भी हमें पता नहीं कि ये जमीन पे गिरा है कि नहीं, क्योंकि वो तो मैंने टोटल जो एच लिया है उसका तो कोई हिसाब नहीं है, मैंने एच तो एक रैंडम वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो बी से सी आ गया। अब हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे। अब सी पे जब ये पहुंच जाएगा तो टोटल टाइम कितना बीत जाएगा, 3 सेकेंड्स। और ये वाला इंटरवल कितना होगा, 1 सेकेंड का ही होगा। और हम वेलोसिटी एट सी भी निकाल सकते हैं। तो हमें खैर डिस्टेंस बीसी निकालने में इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बीसी निकालने के लिए अब इनिशियल स्पीड हो जाएगी सेम यही वाला कॉन्सेप्ट। जो ए की स्पीड थी वो ए बी के लिए इनिशियल स्पीड का काम किया। सिमिलरली जो बी की स्पीड है वो बीसी के लिए इनिशियल स्पीड का काम करेगी। सो यू विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज फॉर बीसी। सो यू इतना आ गया आपके पास। टाइम टेकन विल बी 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी के इक्वल। तो निकाल लेते हैं S3, it is equal to 19.6 U into T plus half A T square। तो ये हो गया 19.6 प्लस 4.9। तो 19.6 है 9.8 का डबल। 19.6 है 9.8 का डबल। तो 9.8 है 4.9 का डबल। तो दैट मीन्स 19.6 बेसिकली है 4 टाइम्स 4.9 प्लस 4.9। तो ये बेसिकली हो गया 5 टाइम्स 4.9 मीटर्स। अब हम अगला निकालना चाहें, अगला 1 सेकंड, तो उसके लिए मुझे पॉइंट सी पे स्पीड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो आप आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मुझे जो रेशियो प्रूव करना था वो यहीं तक हो गया, मेरा काम बन गया यहाँ पे। जो मेरा S3 है वो आ गया 5 इंटू 4.9। तो नोटिस कीजिए, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, the distances traveled. The first distance traveled is OA, 4.9 meter. The next 1 second, the distance traveled is S2, which is AB basically, 3 into 4.9, and S3, which is BC, 5 into 4.9. तो इनका रेशियो क्या है, 1:3:5। अगले इंटरवल के लिए आप निकालेंगे तो वो 7 दे देगा, उसके अगले इंटरवल के लिए निकालेंगे तो वो 9 दे देगा। तो ऑड नंबर का रेशियो प्रूव हो गया। सो आपका ये जो डिस्टेंसेस कवर्ड है, दैट इज ओ ए इज टू ए बी इज टू बी सी के केम आउट टू बी 1:3:5। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स एंड इट्स प्रूफ। तो अब बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में, जो एनसीईआरटी का रिवाइज्ड एडिशन आया है 2023-24 का। उसमें बैक एक्सरसाइज में 8th क्वेश्चन है। ठीक है, एक बॉल बाउंसिंग वाला। तो उस क्वेश्चन को आप देखते हैं। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। एक बॉल को 90 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया गया जमीन पर। At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. बॉल नीचे आने के बाद जब उसने पहला टप्पा खाया जमीन से, तो उसने अपनी 1/10 स्पीड लूज कर।
मतलब एक तो आप सोचिए, नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ेगी, और टप्पा खाने से जस्ट पहले जो उसकी स्पीड होगी और टप्पा खाने के जस्ट बाद जो स्पीड होगी, उसमें 1/10 की गिरावट आएगी। मतलब अगर स्पीड थी 10, तो स्पीड टप्पा खाने के बाद रह जाएगी 9। ठीक है, तो दैट मीन्स 1/10 स्पीड का डिक्रीज होने का मतलब है 9/10 स्पीड का रह जाना, 9/10 ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड रह जाना। तो कहता है कि इस, और ये अब एक टप्पा होके खत्म तो नहीं हो जाएगा, एक टप्पा होने के बाद ये फिर थोड़ा सा हाइट तक जाएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली उसने अपनी 1/10 स्पीड लूज की है, तो वो वापस 90 मीटर तक तो नहीं जाएगी, ये गारंटी है। तो वो जिस भी हाइट तक जाए, फाइनल हाइट पे जाके उसकी स्पीड फिर से 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर वो फिर नीचे आना शुरू होगी। फिर दूसरा टप्पा लगेगा, दूसरे टप्पे में उसकी दूसरे टप्पे से जस्ट पहले जो स्पीड थी, दूसरे टप्पे के जस्ट बाद वो स्पीड 1/10 हो जाएगी, मतलब उस वैल्यू की 1/10 हो जाएगी। ऐसे करके सब्सिक्वेंटली चलता जाएगा। तो जब तक उसे, जब हमने उसे ड्रॉप किया था, तो हमने t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट किया था। जब हमने उसे ड्रॉप किया था, तो हमने t इज इक्वल्स टू 0 स्टार्ट किया था। तो टोटल 12 सेकंड बीतने तक हमने बनाना है उसका स्पीड टाइम ग्राफ, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लीजिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का प्लॉट कैसा बनेगा उसका, हमने ये बनाना है 0 से लेके 12 सेकेंड्स तक। तो शुरू करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम टॉप से नीचे आने का लेंगे, मतलब सबसे टॉप पॉइंट से 90 मीटर से जमीन पे आने का। ठीक है, पहले टप्पे से जस्ट पहले तक। तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड इज 90 मीटर, g is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल स्पीड इज 0। तो हम लगाते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 90 इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी 0 हो गया, दैट इज हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 90 अपॉन 4.9 का अंडर रूट, दिस इज टी। तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 900/49। वाओ, चांस की बात है, 900 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हो गया 30/7 सेकेंड्स। ठीक है, तो 30/7 सेकेंड्स, 7 4 28, हम इसको कैलकुलेट करें तो ये रफली जो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है 4.28 सेकेंड्स के आसपास। ठीक है, तो अब हमें ये प्लॉट करना है ग्राफ। तो अभी हमने स्पीड तो निकाला नहीं, तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड इसके पहला टप्पा से जस्ट पहले, पहला टप्पा पढ़ने से जस्ट पहले स्पीड कितनी पहुंच गई उसकी, v इज इक्वल्स टू u0 प्लस a इंटू टी। टी आया है 30/7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें अपने ग्राफ का पहला पॉइंट मिल गया। और ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज की है टाइम के साथ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कोई कर्व वर्व तो बनेगा नहीं लॉजिकली। तो हमारे पास ये आ गया, ये शुरू करके ऐसे। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है टाइम पे, ये कितना है, 4.28 सेकेंड्स। और ये जो हमने ये बनाया इसको, ये है आपका 42 है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये निकाल लिया हमने, इतना काम हो गया हमारा। अब बॉल कहां पे है, बॉल फर्स्ट टप्पा खाने से जस्ट पहले की सिचुएशन है ये। 4.28 सेकेंड्स बीत चुके हैं और स्पीड वो 42 मीटर पर सेकेंड एक्वायर कर चुका है।
अब टाइम आ गया है फर्स्ट बाउंस का। ठीक है, तो फर्स्ट बाउंस में वो 1/10 ऑफ अपनी स्पीड लूज कर देगा। ठीक, तो बचेगा कितना? 9/10 ऑफ द स्पीड बचेगा। सो दैट मीन्स हम लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट बाउंस स्पीड बिकम्स कितना? 9/10 ऑफ 42। तो ये रफली आ जाता है 37.8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, ये जो बाउंस हुआ, ये बाउंस एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हुआ है। ये बाउंस कोई इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं हुआ है, ये वो एक इंस्टेंट था जब ये बाउंस हुआ, वो वाला इंस्टेंट। तो एक्सिस पे कैसा दिखेगा ये, ग्राफ पे कैसा दिखेगा ये? ग्राफ पे दिखेगा ये उसी इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट पे स्पीड हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब टाइम के एक्सिस पे ये कुछ इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन स्पीड वहीं पे खड़े खड़े उसी इंस्टेंट पे ड्रॉप कर जाएगी। तो ये जो स्पीड ड्रॉप करेगी, ये ड्रॉप होके कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? 37.8। ठीक, पहला बाउंस हो गया। अब समय है उसके, टप्पा लग चुका है, अब समय है उसके ऊपर जाने का, हाइट गेन करने का। अब हाइट गेन करेगा ये, तो कैसे चलेगा हिसाब किताब? अब जब ये हाइट गेन करने चलेगा, तो इसकी इनिशियल स्पीड होगी 37.8, टप्पा खाने के जस्ट बाद की स्पीड 37.8। ये जिस भी हाइट तक अब जाएगा, 90 मीटर तक तो नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। तो अब ये जिस भी हाइट तक जाएगा, वहां पे इसकी फाइनल स्पीड होगी 0। और कितना टाइम ये लेगा ऊपर जाने में, ये निकालना पड़ेगा। और जी की वैल्यू क्या लेंगे अपवर्ड मोशन के लिए? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 0 इज इक्वल्स टू 37.8 माइनस 9.8 टाइम्स t। तो ये t आपका आ जाएगा सॉल्व करके 3.85 सेकेंड्स। दैट मीन्स पहले टप्पे के बाद नेक्स्ट ये ऊपर तक जाने में कितना समय लेगा? 3.85 सेकेंड्स। तो अब निकाल लेते हैं कि 3.85 सेकेंड्स मतलब टोटल टाइम कितना इलैप्स्ड हो गया। तो 4.28 प्लस 3.85, तो ये आपका हो गया 8.13। दैट मीन्स मैं यहां पे टाइम एक्सिस पे 8.13 का मार्क बना दूं, और फिर क्या करूंगा? स्पीड कितनी हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे फर्स्ट टप्पे के बाद? 0। तो दैट मीन्स यहां से ये मेरी स्पीड कितनी हो गई? 0। ये मेरा ग्राफ ऐसे करके स्ट्रेट लाइन नीचे आ जाएगा और 8.13 पे ही आके 0 पे हिट कर जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम अभी तक 12 तक नहीं पहुंचे हैं, हमें 12 तक जाना है, अभी 8.13 तक गए हैं। बॉल कहां पहुंच चुकी है? बॉल अब पहले टप्पे के बाद अपने अगेन हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच चुकी है। ठीक, अब जिस भी हाईएस्ट पॉइंट पे ये पहुंची है, उस हाईएस्ट पॉइंट से अब इसको वापस नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, 3.85 सेकेंड्स। सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कमिंग डाउन टाइम विल ऑल्सो बी 3.85 सेकेंड्स। ये हमने निकाला था गोइंग अप टाइम। ठीक है, नाउ कमिंग डाउन टाइम विल ऑल्सो बी 3.85 सेकेंड्स। ठीक है, सेम ही सिमेट्री है, अलग तो होगा नहीं। तो इसके अंदर आपकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0।
टाइम टेकन है 3.85 सेकेंड्स और जी की वैल्यू है डाउनवर्ड में दिस। अब स्पीड निकाल लेते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। आप इसको निकालेंगे तो आपको मिलेगा ये 37.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एंड इसमें कोई सरप्राइज नहीं है बिकॉज पहले टप्पे के बाद स्पीड लूज उसने किया 42 से जो स्पीड लूज करके मिला 37.8, तो उसी एनर्जी को लेके ये ऊपर तक गया, स्पीड इसकी 0 हो गई। अब उतना ही डिस्टेंस इसने वापस नीचे कवर किया तो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसकी स्पीड उतनी होएगी 37.7 या 37.8 आएगा ये। दैट मीन्स पर अब टाइम कितना इलैप्स्ड हो चुका है, 8.13 के बाद फर्दर 3.85 सेकेंड्स बीत चुके हैं। दैट इज दिस इज 11.98। सो मैं अब इसमें ग्राफ में तीसरा मार्क बना लेता हूं 11.98। तो यहां पे इसकी स्पीड जो है वो क्या पहुंच गई वापस, यही 37.8। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको 37.7 आप अप्रोक्सीमेट करके इसे 37.8 ले सकते हैं। 37.8 सेम ही स्पीड आएगी। तो ये आपका आ गया। ठीक है बेटा। तो ये अब टाइम आ गया है सेकंड बाउंस का। ये डाउन आया, डाउन आके अब पड़ेगा सेकंड टप्पा। अब जब सेकंड टप्पा पड़ेगा तो सेकंड टप्पे में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल अगेन लूज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड एंड सेकंड टप्पे के बाद की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 9/10 रह जाएगी। सो देयरफॉर आफ्टर सेकंड बाउंस rebound speed will be 9/10 of 37.8। तो ये सॉल्व करके आएगा आपके पास 33.9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका हिसाब किताब कैसे बनेगा, यहां से इसी इंस्टेंट पे ये स्पीड ड्रॉप कर जाएगी जैसे फर्स्ट बाउंस में हुआ था, जैसे फर्स्ट बाउंस में हुआ था। तो ये वाली जो स्पीड है ये हो गई 33.9। ठीक, बस हमें इसमें यहीं तक इसको करना है। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 0 से 12 सेकेंड्स के बीच में स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप देखो ये हम 11.98 मतलब ये हम 12 पे पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। 11.98 मतलब ऑलमोस्ट 12 पे पहुंच चुके हैं। तो हमसे यहीं तक का ग्राफ पूछा है। ठीक है, फर्दर आप कैलकुलेशन करते रहो, वो ऐसे इस ऐसे शेप का ग्राफ आगे जाता जाएगा, लेकिन हमसे यहीं तक पूछा है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खुद एक बार समझ समझ के लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, रटिएगा मत, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ के कीजिएगा कि हर एक स्टेप में हुआ क्या, बेसिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैलून स्टार्ट करता है ग्राउंड से एट t is equal to 0. It goes up with an acceleration of 2 meters per second squared. After 5 seconds have elapsed,
A stone is dropped from the balloon. एक गुब्बारा t इज इक्वल टू 0 पे जमीन से छोड़ा जाता है और उसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो ऊपर जा रहा है। 5 सेकंड तक ऊपर जाता है और 5 सेकंड होते ही एक पत्थर जो उस बैलून में अटैच था, मे बी सेलो टेप से अटैच था या वॉट एवर, वो वहां से ड्रॉप हो जाता है। तो कहता है कि स्टोन को जमीन पे आने पे कितना टाइम लगेगा और हाइट अटेन बाय द बैलून, बैलून कितनी हाइट अटेन करेगा जब स्टोन जमीन पे पहुंच जाएगा। अब देखो, पहले 5 सेकंड में बैलून कुछ हाइट अटेन कर चुका था और जितना समय अब स्टोन जमीन पे आने में लगाएगा, बैलून तब तक कुछ और हाइट भी अटेन कर लेगा। तो वो टोटल हाइट निकालनी है हमने। ठीक है। और एक बात इसमें सोचने वाली क्या है, तो देखो पहले क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूला लगा के शुरू मत हो जाया करो। पहले क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दिया करो, सोचा करो कि क्या पूछ रहा है और थोड़ी थिंकिंग लगाया करो उसमें। तो इसमें एक और बात सोचने की क्या है कि स्टोन को अगर ऐसे ही पकड़ के एक हाइट से ड्रॉप कर दिया जाए तो उसकी इनिशियल स्पीड होगी 0। लेकिन इस केस में थोड़ा अलग केस है। यहां पे स्टोन बैलून के साथ अटैच था और बैलून की अपनी एक अपवर्ड स्पीड थी, इजंट इट? बैलून एक पर्टिकुलर हाइट पे रुका तो नहीं हुआ था कि जहां से स्टोन को छोड़ दिया गया। तो इसलिए यहां पे स्टोन के ड्रॉपिंग की जो इनिशियल स्पीड होगी वो 0 नहीं होगी। यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर बैठेंगे, कर सकते हैं, चांसेस बहुत हैं कि स्टोन के ड्रॉप की इनिशियल स्पीड को 0 ले लेंगे, इसको फ्री फॉल समझ के। फ्री फॉल तो ये है, लेकिन इनिशियल स्पीड 0 नहीं है। उसका कारण क्योंकि वो बैलून से अटैच था और बैलून की अपनी एक अपवर्ड स्पीड थी ऊपर जाने की। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फॉर बैलून एंड स्टोन अपवर्ड मोशन, आपका इनिशियल स्पीड है 0। जब बैलून स्टार्ट हुआ जमीन से स्टोन को अपने साथ चिपका के, तो इनिशियल स्पीड उसकी 0 थी। उसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। तो हम इसमें स्पीड निकाल लेते हैं कि 5 सेकंड में बैलून की स्पीड कितनी होगी। u प्लस ए टी, यू प्लस ए इंटू में टी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं कि 5 सेकंड में बैलून स्टोन के समेत 5 सेकंड में कितना ऊपर चला गया। तो डिस्टेंस इट हैज गॉन अप इन 5 सेकंड्स, इट विल बी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहां पे मैंने एक गलती कर दी, यहां पे मैंने 10 लिख दिया, यहां पे 10 नहीं होगा, ध्यान देना है। एक्सेलरेशन जो है वो दे रखी है हमें कि बैलून की एक्सेलरेशन कितनी है ऊपर जाने की, 2 है ना कि 10। यहां पे भी हमने एक्सेलरेशन 2 लिया था ना, यहां पे मैंने गलती से पहले 10 लिख दिया, कैलकुलेशन गलत हो जाती। तो ये तो 0 हो गया मेरा, 0 इंटू 5, 2 से 2 कट गया, एस आ गया 25 मीटर। दैट मीन्स बैलून स्टोन समेत 25 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा 5 सेकंड बाद। अब डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टोन लेते हैं। अब स्टोन ड्रॉप हो गया, 5 सेकंड बीत गए, अब स्टोन ड्रॉप हो गया। अब डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टोन लेते हैं, तो स्टोन के डाउनवर्ड मोशन में नाउ द मेन थिंग कम्स, इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बिकॉज स्टोन ड्रॉप होने से पहले बैलून से अटैच था और बैलून जा रहा था ऊपर, और अब इसका मोशन होने वाला है नीचे जो कि है फ्री फॉल। तो अब इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा 10, 10 लेने को बोला है, और डिस्टेंस कवर्ड कितना है 25 मीटर।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो 25 इज इक्वल्स टू यू टी दैट इज -10 इंटू में टी प्लस हाफ इंटू में ए दैट इज 10 इंटू में टी स्क्वायर। तो ये हो गया -10t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। So that is 5t square minus 10t minus 25 equal to 0. That means ये हो गया t square minus 2t minus 5 equal to 0. So we get a quadratic equation in t. तो हम इसे quadratic के रूट्स लगा के सॉल्व करेंगे, क्लास 10th वाला मेथड। तो t की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a दैट इज 2 इंटू 1। तो t हो गया +2 प्लस माइनस 4 प्लस 20 दैट इज अंडर रूट ऑफ 24/2। 24 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 6, तो हो जाएगा 2√6। तो ये हो जाएगा +2। ये हम इस 2 के आगे अब प्लस ना भी लिखें चलेगा। 2 प्लस माइनस 2√6/2। तो t हो गया आपका 1 प्लस माइनस √6 सेकेंड्स। दो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं क्या दोनों पॉसिबिलिटीज फिजिकली पॉसिबल हैं। तो आप देखो √6 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है ना। 2 का स्क्वायर है 4, √6 2 से बड़ा है, तो 1 माइनस √6 जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव टाइम डजंट मीन एनीथिंग। नेगेटिव टाइम का तो कोई मीनिंग नहीं है। सो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन वाला पार्ट रब कर रहा हूं, पहले की 2 लाइंस रब कर दे रहा हूं। तो दैट मीन्स हमारे पास टाइम जो है वो आ जाएगा 1 प्लस √6 सेकेंड्स। यही पॉसिबल आंसर है। तो √6 जो है वो लगभग 2.44 के इक्वल होता है। तो टाइम आ गया हमारा 1 प्लस 2.44 दैट इज 3.44 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतना टाइम कौन लेगा, स्टोन बैलून से डिटैच होने के बाद नीचे आने में लगाएगा। अब उसने अगला पार्ट क्या पूछा है, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ये 3.44 सेकेंड्स, इतना टाइम लगाया स्टोन ने नीचे आने। अब उसने अगला पूछा है कि हाइट अटेन्ड बाय द बैलून व्हेन द स्टोन रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो कितना हाइट वो अटेन करेगा। तो आप पहले ये देखो, जब तक बैलून स्टोन को लेके ऊपर तक गया था तो 5 सेकंड बीते थे। फिर स्टोन जमीन पे गिरा, उसको गिरने में कितना समय लग गया, 3.44 सेकंड्स और लग गए। तो दैट मींस टोटल टाइम इलैप्स्ड कितना हुआ। घड़ी तो अब दोनों के लिए अलग अलग नहीं चल रही है ना, घड़ी तो सेम है। जो ग्राउंड से कोई बंदा खड़ा होकर टाइम मेजर कर रहा है उसके लिए घड़ी तो सेम है। तो टाइम कितना इलैप्स्ड हुआ उसके लिए, टोटल 5 प्लस 3.44 सेकेंड्स दैट इज 8.44 सेकेंड्स। इतना टाइम इलैप्स्ड हुआ टोटल। मतलब बैलून स्टोन को लेके उड़ा और 5 सेकंड बाद स्टोन बैलून से डिटैच हुआ, स्टोन नीचे गिरा और घड़ी बंद की, तो टाइम कितना मेजर हुआ, 8.44।
अब इस 8.44 में बैलून का मोशन तो रुका नहीं है, पहले 5 सेकंड तक तो वो स्टोन को लेके उड़ा था, और अगले 3.44 सेकंड्स में वो अकेले उड़ा है। तो टोटल बैलून कितना टाइम ट्रेवल किया है? 8.44 सेकंड्स बैलून ने। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा बैलून के लिए, हाइट अटेंड कितना होगा? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अब बैलून के लिए u तो जीरो ही था, जमीन से वो जीरो स्पीड से ही शुरू हुआ था, इनिशियल स्पीड से। तो सिंपली यहां पे लग जाएगा हाफ इंटू ए है इसका 2 इंटू टी का स्क्वायर। तो 8.44 का स्क्वायर लगभग 71.5 मीटर्स आ जाएगा। सो इतने डिस्टेंस पे बैलून पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। और तो ये हमने फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को सीखा। तो क्या क्या सीखा हमने? फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए। फिर हमने ये क्वेश्चन देखा। फिर हमने गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स स्टडी किया, प्रूफ किया उसको। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, इसे किया। एंड देन दिस लास्ट क्वेश्चन। इसमें लास्ट क्वेश्चन में जो सबसे इंटरेस्टिंग और जिसे कहते हैं एक कंसेप्चुअल हार्ट एंड सोल था इस क्वेश्चन का, वो ये वाला पार्ट था कि डाउनवर्ड मोशन में जो आप इस u को -10 ले रहे हो स्टोन के लिए, इसे जीरो नहीं लेना है, लेने की गलती करनी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, समझिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 एज पर न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, दैट इज ओवर। चैप्टर 2 इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये इसका पार्ट 2 है। चैप्टर 2 खत्म होता है। अब अगली वीडियो आएगी, चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा मोशन इन अ प्लेन, विच विल बी स्टार्टिंग विथ वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और फिजिक्स पढ़ते रहिए फिजिक्स की पाठशाला में। बाय बाय।